नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार में उप मुख्यमंत्री पर रार। बिहार महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 10 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच बीते दिनों जब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने का दावा ठोका, तो उसका आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने समर्थन किया। लेकिन अब कांग्रेस ने भी आरजेडी को जवाब दिया है। बिहार कांग्रेस के सचिव प्रभारी शाहनवाज आलम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक संकल्प ले रखा है। यह संकल्प बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने कहा, बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। एक डिप्टी सीएम सवर्ण जाति के होंगे तो दूसरे मुस्लिम समाज के होंगे। शाहनवाज आलम का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब महागठबंधन में बयानों के तीखे वार चल रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने वाली ममता बनर्जी का समर्थन लालू प्रसाद यादव ने किया है। बहरहाल, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स चरम पर है। शाहनवाज आलम के इस बयान का सियासी मतलब निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने लालू यादव पर और राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने के लिए इसे रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी इस बयान को। आलम के बयान को खोया हुआ पारंपरिक जनाधार वापस पाने की कांग्रेस की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें दलित, मुसलमान और सवर्ण जाति वर्ग शामिल है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 3 सीट जीते थी, जबकि आरजेडी ने 23 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ 4 सीट पर जीत मिली थी। इस हिसाब से कांग्रेस अपने प्रदर्शन को लालू प्रसाद की पार्टी से बेहतर मानती है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ऐसे बयान गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस को ऐसे बेलगाम बयानबाजों पर लगाम लगानी चाहिए। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी खालिद अनवर ने मुसलमानों तक पहुंच बनाने के आलम के दावों को खारिज करते हुए कहा, समुदाय यह नहीं भूल सकता कि कांग्रेस के शासन में ही मेरठ, भागलपुर और जबलपुर में दंगे हुए थे। गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में मुसलमानों का रुझान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर दिखा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की कांग्रेस की मांग की आलोचना करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति का एक और उदाहरण बताया है। बीजेपी नेता ने कहा, 2025 और 2029 के बीच बिहार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पदों के लिए कोई रिक्ति नहीं है। नीतीश कुमार बने रहेंगे और हमारी पार्टी तय करेगी कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बिहार में क्या यह दबाव का खेल है या कांग्रेस की सोची समझी चाल? हालांकि हो जो भी, ऐसे में महागठबंधन की जो स्ट्राइक रेट, उसकी इफेक्टिविटी और उसकी धार को चोट पहुंचाने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इसके सियासी मायने क्या कुछ निकलकर सामने आ सकते हैं, खासतौर पर जब कुछ ही समय में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे साहब जुड़ चुके हैं। वहीं अरुण कुमार यादव साहब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो डॉक्टर प्रीति शेखर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। पांडे साहब के पास जाएं उसके पहले एक बार थोड़े देर के लिए
यादव साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप अपनी इस सहयोगी को, यानी इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के इस बयान को कैसे आंकते हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री होगा तो मुस्लिम होगा, एक सवर्ण जाति से होगा, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? इसके लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे लेंगे और उसके बाद पांडे साहब के पास जाएंगे। देखिए कुणाल जी, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबों को है और अपनी अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। और आप जानते ही हैं कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की, हमारी पार्टी की आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की प्रतिबद्धता कहाँ है, ये जग जाहिर है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जानती है और जिसके कारण हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर तुष्टीकरण का भी आरोप लगता है। लेकिन जो भी आरोप लगे, लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सब कोई जानते हैं और कोई छिपा हुआ नहीं। जब जब वक्त मिला है, जब जब हम लोगों के पास ताकत आई है, राष्ट्रीय जनता दल के पास या महागठबंधन के साथियों को, संगठन को बिहार की जनता ने या देश की जनता ने ताकत दी है, तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता जो शीर्ष नेतृत्व करता है, उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को ध्यान रखते हुए ठीक है सारे कदम को उठाने का काम किया है। हाँ। ये हम लोग उनमें से नहीं है। हाँ। कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए नेताओं की तरह नहीं है हमारे महागठबंधन के नेता कि ये हम मुसलमानों का वोट ले लेंगे और मंच पर जाकर कहेंगे हमें मुसलमान ने वोट दिया क्या। आपने पिछले दिनों देखा जदयू नेताओं को, ललन सिंह का बयान सुना, दिवेश ठाकुर का बयान सुना। आपने पिछले ही दिनों विधानसभा उपचुनाव के बाद अब जनसुराज जो भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोडक्ट हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा हमें मुसलमान ने वोट दिया क्या, वोट लेके। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात हम उनके प्रवक्ता से करेंगे। आप स्पष्ट बता दीजिए, मतलब यह जो बयान कांग्रेस के एक नेता की तरफ से है, इससे कोई आपत्ति नहीं न है आपको? अरे मैंने तो पहले ही कहा ना। हाँ। महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र, यही तो खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। ठीक है, समझ गए। सबको कुणाल जी, नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एनडीए नहीं है, ओके, पॉइंट टेकन। पांडे साहब भी कतार में उनके पास जाते हैं। पांडे साहब बेहद संजीदगी से एक बात आपको कहते हैं, अच्छी बात है सवर्ण का उप मुख्यमंत्री हो, मुसलमान उप मुख्यमंत्री हो, आरजेडी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन वह तब हो जब सर आप चुनाव जीते। एक कहावत है पुरानी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सर अभी दिल्ली दूर है, चुनाव की प्रक्रिया पर ध्यान देने, उसके लिए रणनीतिक तैयारी करने, जनता तक पहुंचने, अपने वोटर्स को उठाकर जगाकर लाकर बूथ तक पहुंचाने का काम सर वो कर लेंगे ना, तो ये सिर्फ फुटअव्वल ऐसे भी आसान हो जाएगी। कोई नहीं पूछेगा किसको बना रहे नहीं बना रहे, पहले चुनाव तो जीतना होगा सर। चुनाव जीतने के लिए रस्साकशी तेज है। ऐसे में दूर के एक बयान को उठाना, दिन में ख्वाब देखना कि भैया हमारी सरकार बनेगी, उसके पहले ही कौन मुख्यमंत्री होगा, आपको प्रासंगिक लगता है पांडे साहब? अभी एफर्ट्स करने की जरूरत है या इस तरह की बयानबाजी की? देखिए, सीधी तौर पे बता देना चाहता हूं कि सांगठनिक दौरे पे निकले हुए हैं हमारे सह-प्रभारी महोदय और जनता के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। तो इसमें इस चीज पे हम लोग अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर काम कर रहा है और पूरे जोशो खरोश से हम लोग महागठबंधन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। जो बातें आ रही हैं वो निश्चित तौर पे उन्होंने कही है और उस बात को
पूरी तरीके से, क्योंकि स्ट्राइक रेट पे बातें होती हैं, कभी कभी टीवी डिबेट्स में भी स्ट्राइक रेट पे बातें होती है, तो स्ट्राइक रेट के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं तो इसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं कही है। वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बयान दिया है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें चुनाव पांडे साहब माफ कीजिएगा, टोक रहा हूं आपको, लेकिन यही अंतर होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। बहुत ही बारीक सी थिन लाइन की डिफरेंस होती है। कॉन्फिडेंट हो आप, अच्छी बात है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है सर। चुनाव में जीत पाइएगा नहीं जीत पाइएगा, उसके पहले ही कैबिनेट की कौन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सब चर्चा जनता में लेकर जाइएगा तो लोग इसको आत्मविश्वास के तौर पर देखते हैं। क्या आप इससे ताल्लुक नहीं रखते क्या? देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग जमीनी हकीकत देख रहे हैं। हम लोग आप जैसे अभी बोल दिए कि दिल्ली दूर है, तो दिल्ली की बात नहीं है, ये पटना की बात है। और मुहावरे के तौर पर कहा था हमने दिल्ली दूर है, ठीक है, आप उसे जैसे भी। मुहावरे राजनीति में मुहावरों का भी मतलब निकाल लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये मतलब निकाल दिया कि पटना की बात हो रही है, और पटना में जमीन पर आरजेडी है, जमीन पर कांग्रेस है, और हमारे वामदल जो सहयोगी है वो है जमीन पर। तो हवाई लोग जो है वो अभी संवाद यात्राएं निकाल रहे हैं, हवाई लोग अभी फील गुड फैक्टर गिनाते घूम रहे हैं। तो ये सब चीज कहने वाली बात है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि जमीनी हकीकत पूरी तरीके से बदल चुकी है, और अब महागठबंधन के पक्ष में आम जनता के बीच लहर बन चुकी है। और उसी को हम लोग चुनाव में अभी आने वाले समय में, अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, 5 से 6 महीने में नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो हम लोग चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, और पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग जो भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो भी इस देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाली ताकतें हैं, जो इस देश में अशिक्षा को फैला रही हैं, उन सब के खिलाफ लड़ने के लिए हम तैयार। ठीक है। डॉक्टर प्रीति शेखर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रीति जी, ईमानदारी से बोलिए, मजा तो आपको बहुत आ रहा होगा जब आपके धुर विरोधी महागठबंधन के आपसी सहयोगी दल के बीच जो बयानबाजी और तलखियों का दौर होता है तो चुटकी लेने में लेकिन मजा तो आता है। क्या आपको भी मजा आ रहा है, या इसको आप सीरियसली ले रही हैं एज अ थ्रेट? देखिए, ये महागठबंधन के आपस की बात है, लेकिन मैं इस पर एक ही बात कहना चाहूंगी। कहावत आपने भी सुना होगा कि न नॉर्मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो बिहार की जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है, इसमें आप महागठबंधन आपस में ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आप एक तरफ देख लीजिए कि हर तरफ से, बंगाल से लेकर बिहार तक, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने तो इतना कह दिया कि अब इंडी अलायंस का नेतृत्व ममता दीदी को संभालना चाहिए। तो पहले बिहार में इनका गठबंधन बचेगा कि नहीं बचेगा, आपस में मिलकर ये लोग लड़ पाएंगे कि नहीं, उसके बाद ही ना बात आएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस चाहे दिन में जितने सपने देख लें, लेकिन राजद के साथ उनका कार्यकाल तो ऐसा ही रहा कि राष्ट्रीय जनता दल को जब भी मौका मिला है तो उन्होंने किसी अपने वोट बैंक वाले लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करने दिया है। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के इर्द गिर्द ही सत्ता की चाबी को रखा है। आप देख लीजिए, उनको जो बड़े वर्ग का वोट मिला है उसमें से एक नेता हुए, उन्होंने कहाँ किसी अल्पसंख्यक को कभी मुख्यमंत्री बनने दिया। यादव समाज में ही उन्होंने कहाँ किसी दूसरे को प्रमोट किया। जब भी मौका मिला तो खुद स्वयं की, फिर पत्नी, फिर बेटा बेटी, अब आने वाले समय में अब पोता पोती नाती नतनी को भी आप देखिएगा। तो ये परिवारवाद है। और बिहार में कांग्रेस चाहे जितना भी राजद के लिए बोल रहे, वो आपस में भले बोल सकती है, लेकिन जो अभी आएंगे यादव साहब, आते हैं, कोई मौका नहीं मिलने वाला है। और अब तो पहले अपना गठबंधन ये बचा लेना। अब किनको ये मुखिया मानने वाले हैं? अब राहुल जी को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे कि ममता दीदी को बनाएंगे, कि पता चलेगा खुद ही प्रधानमंत्री के रेस में है। तो पहले ये आपस में तय करने की किनको क्या बनना है, और उसके बाद ही बिहार की परिस्थिति पर कुछ बोला जा सकता है। ठीक है प्रीति जी। तो यादव साहब देखिए, एक बड़े कुनबे को आप सब मिलकर के लीड करते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। ऐसे में यदि कांग्रेस के तरफ से कोई बयान आता है तो आपने तो एक तरह से कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती अच्छी बात है, लेकिन आपके सहयोगी अन्य आप ही के पार्टी में कहते हैं कि अभी इस तरह के बयान देने से जो गठबंधन धर्म है ना, उस पर, उसकी आस्था पर ठेस पहुंचती है, इसी तरह का आशय निकलता है। ऐसे में देखिए,
यहीं पर दो कहानी हो जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयानबाजी से आपकी पार्टी यानी महागठबंधन के तमाम सहयोगियों को थोड़ा बचना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान से फायदा होगा तो सिर्फ आरजेडी का? आप ये भी तो फिराक में होंगे कि जितनी कम सीटें कांग्रेस को दी जाए उतनी अच्छा है। हालांकि स्ट्राइक रेट आपका भी बहुत बेहतर नहीं था लोकसभा चुनाव में। बोलिए यादव साहब। देखिए कुणाल जी, राष्ट्रीय जनता दल को प्रमाण पत्र पेश करने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का जो अटूट रिश्ता है, संबंध है, देश जानता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ ये कहने की जरूरत नहीं। हम लोग एनडीए की तरह थाली टेबल पर रख के थाली खींचने वाले लोग नहीं हैं, याद है ना। और हम लोग डीएनए पे सवाल उठाने वाले नहीं हैं। जब भी प्रीति जी लंबी चौड़ी बात कर रही थी, परिवारवाद पे लेक्चर कर रही थी, गठबंधन धर्म की बात कर रही थी, एनडीए में देखिए ना कि फुटबॉल जारी है। पारस जी कहाँ है, चिराग जी कहाँ है? अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया है तिरुत में, चारों खाना 4 सीट एनडीए हुई है। 4 नंबर पर मतदाताओं ने फेंक दिया तो आपस में यहाँ लड़ाई शुरू है। तो वहाँ तो लोकतंत्र है नहीं, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। तो ये कहने की जरूरत नहीं। परिवारवाद पे प्रवचन दे रही थी, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है परिवारवादी पार्टियों के सहारे ही चल रही है। सांस जो धड़कन चल रही है केंद्र सरकार की, इनको पता ही नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने गले लगाने का काम किया। जहां भी देखिए, पिछले दिनों आप चले जाइए ना, झारखंड में चुनाव हुआ, आम चुनाव, वहां देखिए 17 से 18 परिवारवादी पार्टियों के परिवार को टिकट दिया एनडीए ने, एक भी नहीं जीता। 17-18 सारे के सारे हार गए। मधु कोड़ा ऐसे भ्रष्टाचारियों की पत्नी को टिकट दिया, वो भी हार गए। बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, 40 में 20 से अधिक लोकसभा क्षेत्र में जो परिवारवादी पार्टियों को ही सिंबल देने का काम किया। तो ये इन लोगों के कथनी करनी में कितना फर्क है कहने की जरूरत नहीं है। और इंडिया ब्लॉक का तो महागठबंधन का एक ही लक्ष्य है, ये जो देश तोड़क पार्टियां हैं, संविधान विरोधी, जन विरोधी पार्टियों हैं, उसको देश से बाहर कर। ठीक है। हम तो जन मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। और देश की जनता ने मन भी बना लिया है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में, अब जो 400 पार की बात करते थे उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया, 240 पे आना पड़ गया। लेंगरी नुल्ली सरकार चला रही है नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ तक महागठबंधन की बात है कुणाल जी, पिछले कई वर्षों से यहाँ अटूट गठबंधन, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन बेहतर काम कर रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया। जनादेश बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को दिया, मात्र 5-6 सीट और जीत जाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री। वही बात है ना यादव साहब की, सिर्फ पेपर पर फेविकॉल की मजबूती नहीं वो होनी चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए। तो ये जमीनी यही तो मैं जमीनी हकीकत कुणाल जी बता रहे थे ना। हम लोग पेपर की जो 46 दलें हैं, 47 दलें हैं एनडीए में, कभी एनडीए की बैठक भी नहीं होती है। चुनाव जब आता है ना तब दिखता है एनडीए। देखिए ये बात तो है, एक बात तो होता है ना यादव साहब, एक बड़ा कुनबा होता है तो उसको समेटने में कष्ट होता है और उसमें लोगों की अपनी अपनी अभिव्यक्ति भी निकल कर आती है। लेकिन बहरहाल पांडे साहब, ये बयान इसलिए आया है क्या क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव साहब ने यह कह दिया कि इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी के द्वारा ही लीड करवाना चाहिए। ऐसे में क्या लगता है कि आप उसकी एक सहयोगी होकर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इसलिए सबक सिखाने के लिहाज से, चेतावनी देने के लिहाज से आप ये बात कर रहे हैं? करिए कुछ भी सर, नुकसान तो आप ही का है। महागठबंधन में कोई कुछ भी बोले, वोट यदि आपका गिरता है तो नुकसान आप सभी का है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और इस बात को मैं पूरे सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी है और इसमें कोई उठापटक की स्थिति नहीं है। लालू जी अगर बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर शीर्ष नेता है हमारे महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि उन्होंने इसे एक मीडिया बाइट में, उसमें पता नहीं किस तरीके से उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। तमाम सवालों के बीच में वो भी एक सवाल था, उसमें बोलते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि इसे
पार्टी के विभिन्न फोरम पे उठाना होता है, इसे मीटिंग्स में उठानी बातें होती हैं, तो ये बातें वहां पे उठ नहीं रही हैं और ऐसे मीडिया में हाइप दे दिया जाता है, तो इन बातों को बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। और बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि हमारा जो इंडिया अलायंस है वो कुछ मुद्दों पे एकजुट है और वो मुद्दे राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं, जनहित से जुड़े हुए हैं। इसलिए राष्ट्रहित के लिए बहुत त्याग हमने किया है, कांग्रेस पार्टी ने लगातार त्याग ही किया है इस देश के लिए, तो आगे और भी त्याग करने के लिए हम लोग हर तरीके से तैयार रहते हैं और इसमें सोचने वाली बात नहीं। और बिहार की रही बात, बिहार की बात में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जमीन पर काफी मजबूत है, उसके कार्यकर्ता मजबूत है और आने वाले चुनाव में हम लोग विपक्ष को, जो विपक्ष है जदयू भाजपा के नेतृत्व में, उनको हम लोग मुंहतोड़ सबक सिखाने के लिए आरजेडी और हम दोनों तैयार हैं और वामदल भी हमारे साथ है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की आवश्यकता है। ठीक है, खोया हुआ जनाधार आपका पुराना बड़ी पार्टी, आप उसे वापस पाने की कोशिश कीजिए, ये तो खैर हर पार्टी का सिद्धांत होता है। लेकिन प्रीति शेखर जी, एक बात तो है, यदि कांग्रेस पार्टी अपने भविष्य के लिए बिहार की राजनीति में बात की जाए, एक मुख्यमंत्री मुस्लिम सवर्ण ये सब सोच रही है, तो इसमें आपको तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है ना, सेक्युलर नेशन है, हर कोनों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। एटलीस्ट वो बात तो कर रहे हैं। लेकिन आप तो अपने ही सरकार में जितने भी अल्पसंख्यक चेहरे हैं उसको आप किनारे करते हैं, छांटते जाते हैं, टिकट नहीं देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी थे, अब कहाँ गए। उसके साथ यदि बात की जाए बिहार का एक प्रोमिनेंट चेहरा शाहनवाज साहब, वो कहाँ गए, उद्योग मंत्री रहा करते थे। आप उनको साइड करते हैं, कम से कम कोई तो उनको समेटने की कोशिश कर रहा है, तो आपको तो अच्छा भी लगना चाहिए। प्रीति जी, देखिए कांग्रेस क्या कहती है और क्या करती है, लंबे अंतराल तक उनको मौका मिला और उन्होंने क्या कहा और क्या किया ये सबको पता है। कांग्रेस ने कभी नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, उन्होंने देश से गरीब का ही उन्मूलन करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने जो नारे दिए, आज देश को अभी फिर कहते हैं कि देश में जो है ना एक करने के लिए चलेंगे, वो एक साथ अभी राहुल जी पूरी यात्रा पर निकलते हैं, न्याय यात्रा, और जब उनके परिजनों को जब मौका मिला तो वो देश में अन्याय कर बैठे। कभी वो देश के बंटवारे के लिए वो आगे आ गए, कभी दो लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया, कभी भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के लिए उल्टा पुल्टा उन्होंने काम करने का काम किया। तो ये सारी बातें कहने के लिए और करने के लिए जो है वो कांग्रेस नहीं, मेरा एक ये सवाल है, मतलब कि अगर कोई मुस्लिम भविष्य में यदि उनकी सरकार बने, उप मुख्यमंत्री चेहरा होता है, तो आप तो स्वागत करिएगा ना उसका। अरे भाई वो पहले बन तो जाएं। हाँ, उनके तो इस बयान का स्वागत करती हैं आप। अच्छी, देखिए ये तो अच्छी बात है ना कि कांग्रेस अगर आगे बढ़कर अभी यहाँ पर बिहार में तेजस्वी जी जो सीएम के सपने देख रहे हैं, अब कांग्रेस उस पर अब और लीड करना चाहती है, तो अच्छी बात है कि कांग्रेस को मौका मिले। बिहार में जो उनकी सरकती हुई जमीन है, ठीक है, अभी तक वो बचा नहीं पाए हैं, उस पर वो कुछ फसल बोना चाहते हैं। चलिए कम से कम, हाँ नहीं ठीक है, कम से कम इतनी अच्छी तो बात है कि ये जो मुद्दा निकल कर सामने आया है, इसमें तकरीबन सबकी सहमति दिख रही है, भले अंदर मन में कोई सहमत हो या ना हो। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें दर्शकों के सामने रखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। हालांकि चुनाव अभी दूर है बिहार में, लेकिन चुनावी बयानबाजी तो अब और उसकी बैटिंग अब शुरू हो गई है। अब देखिए कौन सिक्सर लगाता है और कौन यॉर्कर फेंक कर किसे क्लीन बोल्ड करता है, ये तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।